हाँ जी, तो जो सेकंड लॉ अपनों ने किया था, सेकंड लॉ में क्या निकाला था, डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड की थी। डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। जो थर्ड लॉ अपने पास में, थर्ड लॉ अपने क्या बताता है कि एक फिक्स्ड जो सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी है कितनी एक्चुअल में, है ना? तो एंट्रोपी अपने को थर्ड लॉ बताएगा, एक फिक्स्ड वैल्यू। अभी तक अपने क्या देख रहे थे, चेंज देख रहे थे, मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस का अपने नहीं बता सकते थे। 15 से एकेडमी खुलेगी, मोस्ट प्रोबेबली खुलेगी, बाकी पता नहीं मेरे को कितना क्या कुछ है, ठीक है? तो क्योंकि अभी आज जैसे कि अपने पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर उनका भी आया था कि अभी एक बार थोड़ा लेट खोलते हैं, है ना? उस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली खुलना चाहिए, क्योंकि एमएचआरडी ने बोल दिया, बाकी अब स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से तो थोड़ा हो जाना चाहिए, ओपन किसी ना किसी तरीके से देखेंगे अपने। तो देखो अपने पास थर्ड लॉ अपने स्टार्ट करते हैं। थर्ड लॉ में अपने पास बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर एंट्रोपी कितनी है वो पढ़ेंगे। तो लिखो आप थर्ड सॉरी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लिखा जैसे कि यहाँ पे अपने पर्टिकुलर एंट्रोपी बतानी है, तो आप पहले कंसीडर कर लो, लेट 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, let 1 mole of solid substance at constant pressure heated from 0 Kelvin, ये 0 Kelvin है ना, 0 Kelvin to T Kelvin below its melting point, below its melting point। तो अपनों ने क्या किया, एक कोई भी सब्सटेंस लिया, सॉलिड सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर को स्टार्टिंग में था 0 केल्विन, वहां से उसको हीट किया कोई टी केल्विन तक, मतलब टी केल्विन कोई भी हो सकता है, 200 300 ना, जितने भी केल्विन अपने पास में था उस हिसाब से उसको हीट किया मैंने। तो जो डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी को सॉरी डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंट्रोपी एट टी केल्विन माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन। हाँ जी, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, यस सर। है ना? और अपने पास में जो डीएस की जो वैल्यू है, डीएस मतलब एंट्रोपी की, वो क्या होती है, डी क्यू बाई टी होती है डीएस की वैल्यू। तो मैं डेल्टा एस इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, है ना? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद डेल्टा एस में कन्वर्ट हो गया और वो इंटीग्रेशन, ठीक है? लिख सकते हैं ना ऐसे? तो यहां से अपने यस पास में सर। आ जाएगा डी क्यू बाई टी। अब देखो अपने क्यू की वैल्यू पुट करनी है, मतलब डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है। ये अपने को पता है कि जो डी क्यू की वैल्यू जो आती है मोलर हीट कैपेसिटी से, वो आती है एम सी एम डी टी। ये मोलर हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती थी अपने पास में, एक कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीपी, है ना? दो टाइप की होती थी। तो अगर मेरे पास में क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या लिया, 1 मोल सब्सटेंस सॉल्यूशन हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अगर मेरे पास में क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, डी क्यू इक्वल्स टू एम सी पी डी टी। हाँ जी, लिख सकता हूँ ना? कांस्टेंट प्रेशर में मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, सीपी होती है। अपने क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू एन। यस सर। तो वैल्यू हमें पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 1 मोल। एन की वैल्यू कितनी है, 1 मोल। तो इसकी वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीपी डी टी अपॉन टी, एन की वैल्यू 1 पुट करने पे। हाँ जी, आ गया डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस इक्वल टू एस ऑफ टी यस सर। केल्विन एंट्रोपी माइनस का 0 केल्विन एंट्रोपी इक्वल टू सीपी डी टी अपॉन टी। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसको मैं ऐसे आगे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एंट्रोपी एट टी केल्विन माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीपी डी टी बाई टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपने सिंपली। अभी अगर अपने पास में था साइंटिस्ट मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक ने क्या बताया अपने को, उसको सर मैक्स, हाँ जी,
सर 1 मोल कैसे लिया वो बता दो एक बार। वो इनिशियली अपने 1 मोल लेके चले थे, ये लेट 1 मोल है ना, 1 मोल लेके ही चले थे अपने इनिशियली। हाँ। तो मैक्स प्लैंक suggested that entropy at 0 Kelvin equal to 0। मैक्स प्लैंक ने हमने क्या सजेस्ट किया कि जो 0 केल्विन पे एंट्रोपी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, एट 0 केल्विन substance is in perfect crystalline structure, substance is in perfect crystalline structure and having minimum entropy as assigned 0। ठीक है, तो at 0 Kelvin substance is in perfect crystalline structure and having minimum entropy as assigned 0। तो अपने ने क्या किया, जो मैक्स प्लैंक ने, सॉरी अपन क्या, मैक्स प्लैंक ने सजेस्ट किया कि अपने को जो एंट्रोपी होगी 0 केल्विन पे, नहीं मंडे टेस्ट को ना आपका फर्स्ट लॉ तक आएगा। ठीक है, मंडे टेस्ट को आपका क्या आएगा, फर्स्ट लॉ तक आपका पूरा कंप्लीट क्लास, जहां से सेकंड लॉ स्टार्ट है ना वो छोड़ देना, उसके पहला पहला आएगा। ठीक है जी, मंडे टेस्ट फर्स्ट लॉ तक। यस सर। ठीक है, टेल फर्स्ट लॉ ऐसे करना। तो 0 केल्विन पे सब्सटेंस जो होते हैं, हाँ जी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो क्या फिजिकल में यही आते हैं। तो 0 केल्विन सब्सटेंस पे अपने पास में क्या होगा, इज इन परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैविंग मिनिमम एंट्रोपी एज असाइन्ड 0। तो अपने पास जो सॉलिड्स होते हैं ना, 0 केल्विन पहली बात तो सॉलिड ही होगा क्योंकि इतना मिनिमम टेम्परेचर है। जो सॉलिड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है अमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ क्या कुछ होता है, वैसे तो अपने आगे पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। आप ऐसे मानो, एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट मतलब परफेक्ट अरेंजमेंट है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल या कोई भी मान लो Na का एक Cl का माइनस का आया ना, तो एक NaCl अपने पास कंपाउंड है, जैसे कि एक Na का फिर एक Cl माइनस का फिर, है ना, ऐसे कुछ अरेंजमेंट है पर्टिकुलर अच्छा सा, तो वो अरेंजमेंट होता है परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अमॉर्फस में कोई भी रैंडम अरेंजमेंट होगा, जैसे कि अगर 3 मॉलिक्यूल ये आ गए, है ना, ऐसे कुछ रैंडम अरेंजमेंट होगा। अमॉर्फस ये होता है आपके पास सॉलिड, इसमें कोई भी रैंडम अरेंज, जैसे स्पंज होता है आपका, स्पंज में फिक्स नहीं है कि अब आप उसको काट के देखोगे स्पंज को तो बीच में से आपको होल्स मिलेंगे, लेकिन वो परफेक्ट होल नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते सारे होल का साइज एक जितना है, डिफरेंट डिफरेंट होल होंगे साइज का ना, तो वो अमॉर्फस होता है सॉलिड। जबकि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वो अपने पास में परफेक्ट अरेंजमेंट अपने पास में होता है, तो क्रिस्टलाइन होगा। इन्होंने मान के चला कि जो 0 केल्विन सब्सटेंस है वहां पे एक तो मॉलिक्यूल इस तरह मूव नहीं करते क्योंकि इतना कम टेम्परेचर है, और एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो इसलिए अपने उसकी एंट्रोपी कितनी लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ जी, इसी चैप्टर का टेस्ट है ना मंडे को आपका, 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी अगले टेस्ट में ले लेंगे अपने पूरा चैप्टर। तो देखो ये स्ट्रक्चर अपने पास बेसिकली क्या है, एक तो परफेक्ट अरेंजमेंट है, एक अपने पास में ऐसे रैंडम अरेंजमेंट है। तो परफेक्ट अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सॉलिड की दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है, अमॉर्फस होता है। ठीक है, अमॉर्फस। तो अमॉर्फस में क्या होता है, अपने पास में परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो ध्यान रखना। आगे देखो,
क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती जी, क्योंकि मेरी इससे पहले सारी लगातार क्लासें ही होती हैं। तो अब अपने निकालते हैं एंट्रोपी। पहले निकालते हैं सॉलिड के लिए, फिर लिक्विड के लिए, फिर गैस के लिए। तो लिखो सबसे पहले फॉर सॉलिड। देखो सॉलिड के केस में तो क्या होगा, एंट्रोपी निकालनी है अपने को टी केल्विन पे। ये तो जीरो होगी वैल्यू, है ना, ये वैल्यू तो क्या होगी, जीरो हो जाएगी सॉलिड के केस में। तो इस वैल्यू को जीरो लिखा तो अपन डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सीपी dt, और ये 0 केल्विन से कहां पे टी केल्विन तक अपने इसको इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रखना ये जो टी है ना अभी, वो अपने पास में क्या है, इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है, टी लेस देन टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये अपने पास जब लिक्विड में चेंज होने लगेगा उससे कम टेम्परेचर है ना। जैसे वाटर के लिए बात की जाए, वाटर के लिए 0 से लेकर 273 केल्विन तक अपने पास में, बीच में कोई भी रेंज हो सकती है, क्योंकि 273 केल्विन वाटर के लिए क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये 200 डिग्री केल्विन होगा, 200 डिग्री केल्विन होगा, या फिर 215 हो सकता है, 250 हो सकता है, 272 भी हो सकता है, लेकिन 273 नहीं होगा। ठीक है, वहां पे अपने पास में क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर। तो अपने क्या ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर वो लेस देन मेल्टिंग पॉइंट है। सॉलिड के लिए तो डायरेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि ओनली टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या होगा, एंट्रोपी चेंज होगी। वो कितनी एंट्रोपी होगी वो यहाँ से वैल्यू बता सकते हैं। आगे चलते हैं, लिक्विड के लिए बात करते हैं। हाँ जी, ये नोट कर लो, फिर आगे लिक्विड के लिए बात करेंगे। क्या कर लिया? कर लिया सर पीछे करना एक बार। पीछे, ये लो जी। सर डन। T लेस देन T ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कैंसिल है। T ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, आगे चलते हैं। आगे देखो लिक्विड के लिए बात करते हैं। तो इसके लिए समझना, लिक्विड के केस में तो सबसे पहला अपने को देखो हमेशा कंपैरिजन कहां से करना है, 0 केल्विन से ही करना है, क्योंकि अपने को ये पता है कि एंट्रोपी 0 केल्विन पे कितनी है, 0 है। बाकी टेम्परेचर अपने को नहीं पता एंट्रोपी। तो अपने हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 केल्विन से ही स्टार्ट करेंगे। तो अपने को निकालना है टी केल्विन पे एंट्रोपी कितनी है लिक्विड के लिए। तो सबसे पहले सब्सटेंस तो क्या होगा, सॉलिड होगा। तो 0 से इसको मेल्टिंग पॉइंट तक अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वो आ जाएगा Cp ऑफ सॉलिड dt by t। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या कुछ होगा। ये अपने पास में सबसे पहले क्या था, सॉलिड था, इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर, अभी भी सॉलिड है, लेकिन टेम्परेचर क्या है इसका, मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल टेम्परेचर आ गया। ठीक है, अब ये इसका टेम्परेचर तो क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे ही रहेगा, पर ये जो सॉलिड था वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही होता ना, जैसे वाटर के केस में अगर आप समझो, वाटर के केस में क्या होगा, पहले 0 केल्विन पे था, ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन पे आएगा। ठीक है, लेकिन अभी है सॉलिड सारा। अब क्या हो रहा है, इसका फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज, टेम्परेचर तो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, पर अपने पास में सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये एनर्जी तो कंज्यूम कर ही रहा है ना, जो बाहर से कोई एनर्जी ले रहा है वहां से तो कंज्यूम कर ही रहा है। हाँ जी, हाँ या ना, देखो यस सर। है ना, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी तो ये कन्वर्जन होगा। अगर एनर्जी अपने नहीं दी तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हीट सप्लाई कर रहे हैं अपने, उस हीट को बोलते हैं, तो आप ऐसे बोल दो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर डेल्टा एच ऑफ फेज चेंज। तो मैं ऐसे लिखता हूँ डेल्टा एच ऑफ फेज चेंज, फेज चेंज की जगह पे लिख लो फ्यूजन, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर कितना, मेल्टिंग पॉइंट की इक्वल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया मैंने। हाँ जी, समझ में आया। देखो जब कभी भी अपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी ही होगी।
अब देखो स्टार्टिंग में तो क्या किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने भी अपने पास में एंट्रोपी चेंज होगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में एंट्रोपी इतनी चेंज हुई। फिर क्या होगा, उसका फेज चेंज होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने में अपने पास एंट्रोपी कितनी चेंज हुई, वो एंट्रोपी। अब अपने पास में लिक्विड आ गया, लिक्विड का अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जहां तक अपने को बोला गया। जैसे कि वाटर के लिए मान लो, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने पास लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पर अपने को बोला गया कि 25 डिग्री सेल्सियस तक बताओ मेरे को एंट्रोपी कितनी होगी, तो जितना भी टेम्परेचर आपको बोला जाए वो टी मान लो आप। तो यहाँ पे जो Cp ऑफ आएगा लिक्विड का और dt बाई टी, तो ये एंट्रोपी किसके कारण, लिक्विड का एंट्रोपी जब अपने चेंज करेंगे, मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे उसके कारण एंट्रोपी आएगी। तो तीनों को ऐड करेंगे, टोटल एंट्रोपी निकालनी है अपने को। तो हाँ जी, समझ में आया सभी को? सर हाँ जी, सर इसमें सॉलिड का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल इसलिए लिया है कि वो मेल्ट होना हाँ जी, स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, वहीं तक अपने पास टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, उससे आगे करेंगे तो वो तो लिक्विड में होगा उस टाइम फिर वो, है ना। जैसे कि अगर ऐसे यस। मानो, आप सिंपल सी बात ऐसे समझो, आपके पास में आइस थी, आइस है 0 केल्विन पे, आपको लेके आना है आइस को यहाँ पे इसका 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना, 0 केल्विन 25 डिग्री से मतलब 298 केल्विन तक इसको लेके आना। तो यहाँ तक लाने में क्या क्या चेंज आएंगे, पहले आइस को आइस में ही रखेंगे और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 273 केल्विन तक। अब इसको हीट जो देंगे वो इसको कहाँ पे जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट करने में चला जाएगा, और उसका टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन, है ना। लेकिन हीट तो अपने दे रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ हीट दी, यहाँ पे भी कुछ हीट दी। अब ये लिक्विड से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिक्विड का, तो वो आएगा 298 केल्विन, तब भी अपने को हीट देनी पड़ेगी, मतलब 3 बार हीट देनी पड़ेगी सिस्टम को, तो वो तीनों बार एंट्रोपी अलग अलग आएगी ना, तो वो अलग अलग लिखती मैंने, ठीक है। यस सर। हाँ जी, बाकी सारे बच्चे समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। शाबाश। तो ये नोट कर लो, नीचे वाला हटा देता हूं मैं, ये तो आपको समझने के लिए है, हटा दो ना। इसके बाद अपने गैस के लिए भी लिखते हैं कि गैस के लिए एंट्रोपी अपने पास में क्या आएगी। सेम ऐसे गैस के लिए तो वहां पे 2 बार फेज चेंज होगा, एक बार सॉलिड से लिक्विड पे, लिक्विड से गैस, है ना, 2 बार फेज चेंज होगा। तो 2 चीज और ऐड कर देंगे अपने इसमें आगे फर्दर, तो आगे लिखते हैं। गैस के लिए तो देखो एंट्रोपी यहाँ पे ध्यान रखना, जो टेम्परेचर है ना, पिछली बार की तरह टेम्परेचर मत ले लेना, जो ये टी है वो टी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से तो ज्यादा होगा पर बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, है ना, क्योंकि बीच का रेंज क्या आएगा, टी जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट से वैल्यू ज्यादा है पर बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ठीक है। और यहाँ पे टी केल्विन अपने निकालते हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या होगा, सॉलिड में होगा, तो 0 से टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट तक अपने क्या करेंगे, Cp ऑफ सॉलिड dt बाई टी, पहले सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिर क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन आएगा टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पे, है ना, मतलब वो लिक्विड में चेंज हो रहा होगा तभी एंट्रोपी चेंज होगी अपने पास में। फिर क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट से इसको बॉइलिंग पॉइंट तक अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, Cp ऑफ लिक्विड dt बाई टी। फिर अपने क्या करेंगे, लिक्विड आ गया, अब लिक्विड का फेज चेंज करेंगे तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन आएगा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टी प्लस, फिर अपने क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से लेके टी केल्विन तक, जहां तक अपने को टेम्परेचर चाहिए था। अब आएगा Cp ऑफ गैस, Cp ऑफ गैस इंटू dt बाई टी, ठीक है। तो इस बार 2 टर्म और ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपने को लिक्विड से इस बार क्या चेंज करना है, पहले गैस में कन्वर्ट करना है, फिर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो ये 2 टर्म और ऐड कर दी मैंने, पहले फेज चेंज करने वाली और ये, ठीक है। तो टोटल 5 टर्म्स अपने पास में आएगी। तो गैस की एंट्रोपी तो अपने को पता है ये सबसे ज्यादा होती है, तो टर्म तो ऐड होगी होगी, तो इस हिसाब से अपने बता सकते हैं, ठीक है जी, बता सकते हो ना। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट लिख लेना। हाँ जी, बता सकते हो।
Yes, sir. बढ़िया। हाँ जी, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, अपने ग्राफ बनाते हैं इसका। ये ध्यान रखना, एक ना जो वैल्यूज कुछ डेल्टा एच की वाटर के लिए लिख लो, वाटर के लिए आप ध्यान रखना डेल्टा एच ऑफ जो फ्यूजन होता है वाटर का वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये अपने पास में डेल्टा एच की वैल्यूज होती है। हाँ जी, नोट कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं अपने। कल ये आपका चैप्टर मोस्टली खत्म हो जाएगा। आगे देखो, सच में सर? तो देखो अपने पास में यहाँ से ऐसा कुछ आप ग्राफ ड्रॉ कर लेना। आपकी तो राइटिंग अच्छी होगी, मेरी इतना ड्राइंग है नहीं। ड्राइंग अच्छी नहीं आपकी सर? पता नहीं, आप लोग मेरे को जानते हो पहले से, मतलब इंस्टीट्यूट में मिले हो? यस सर। अच्छा, फिर तो आपको पता होगा मेरी ड्राइंग कैसी है। अगर नहीं मिले फिर आपको नहीं पता ना, चलो कोई बात। तो ये अपने पास में है सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए पहले देखो टेम्परेचर जब जीरो होगा तो एंट्रोपी कितने लेके चलते हैं अपने, जीरो लेके चलते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, कब तक, जब तक अपने पास में क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा तब तक, ठीक है। अब जब मेल्टिंग पॉइंट आ गया तब क्या होता है, फेज चेंज होता है, ओनली एंट्रोपी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर वही रहता है मेल्टिंग पॉइंट वाला। तो मैंने क्या किया, ओनली एंट्रोपी इंक्रीज की। ये एंट्रोपी किसकी आएगी, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन की आएगी। ये जो चेंज है एंट्रोपी में वो किसका, फ्यूजन का है। और फिर बाद में ये लिक्विड के केस का, लिक्विड की अपने एंट्रोपी इंक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कब आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे अपने पास में क्या होगा, ओनली एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्योंकि वहां पे फेज चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस के अंदर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन आएगा, और फिर बाद में गैस की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, समझ के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना। सर हाँ जी बोलो। सर हाँ जी बोलो। सर ये कर्व में क्यों आए हैं? कर्व में क्यों है, वो तो इंटीग्रेशन है ना, एलन में वैल्यू आएगी। लॉग के ग्राफ तो कर्व में आते हैं, ए की पावर एक्स के ग्राफ बनाते हो आप, लॉग के ग्राफ बनाते हो, कर्व में आते हैं ना। ये चैप्टर फिनिश होने के बाद ना अपने करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इसी चैप्टर से रिलेटेड है, रिएक्शंस क्या है, वो थोड़ा सा ही है, मतलब ज्यादा चैप्टर नहीं, 2-3 दिन का चैप्टर ही है। तो वो खत्म कर देंगे अपने 2-3 का चैप्टर, फिर आप मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चंस कर लो करो। और फिर बाद में अपने इसके आगे बाद में करेंगे इक्विलिब्रियम। हाँ जी, गैस का तो टेम्परेचर हाईएस्ट ही होता है, तभी तो गैस फॉर्म में है। अगर मिनिमम टेम्परेचर होता है तब अपने पास में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड में होता है, उसको हीट करते हैं, लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, आगे चलें। तो आगे आप हेडिंग डालो, गिब्स फ्री एनर्जी। ये लास्ट टॉपिक है वैसे इस चैप्टर का, गिब्स फ्री एनर्जी।
टैब में राइटिंग सही नहीं आती ना, मजा नहीं आता राइटिंग का ना। सर आप हाथ क्या चीज? आप हाथ से लिख रहे हो? हाँ जी, हाथ से लिखूंगा। इट इज, देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? इट इज मेजरमेंट ऑफ यूजफुल वर्क। इट इज मेजरमेंट ऑफ यूजफुल वर्क। तो देखो जैसे कि बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, एक ऐसे कंटेनर मान लो, इस कंटेनर में गैस, ये कंटेनर ऐसे कुछ अटैच्ड है स्ट्रिंग से, और यहाँ पे कोई मास है m। तो यहाँ पे देखो गैस कम या ज्यादा होगी या फिर प्रेशर कम या ज्यादा होगा, तो ये कंटेनर क्या करेगा? मूव करेगा, है ना, या तो इस साइड मूव करेगा या इस साइड मूव करेगा। तो जब ये कंटेनर मूव करेगा तो ये m kg का जो मास है वो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और अपने पास में मास को ही देखना है ना। तो देखो बेसिकली अपने पास में क्या है, यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, यहाँ पे जो वर्क डन है वो वर्क डन किसका आएगा? प्रेशर वॉल्यूम पीवी के कारण वर्क डन आएगा, तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल वर्क। उसको अपने क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वर्क, ठीक है, या फिर उसको बोलेंगे नॉन यूजफुल वर्क। सर हाँ जी बोलो। सर मास ऊपर कैसे जाएगा? मास ऊपर कैसे जाएगा? अगर अंदर प्रेशर कम हो गया तो वो अंदर की तरफ अपने पास प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, तो अपना मास ऊपर की तरफ जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम है ना स्टार्टिंग में ये, अगर अपने पास है वो पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा है। हाँ जी, इनिशियली ये इक्विलिब्रियम है मतलब। सर अब अपने एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा पिस्टन को अंदर? हाँ, या तो एक्सटर्नल फोर्स लगा दो या फिर अंदर का प्रेशर कम कर दो, तो वो अंदर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो अंदर की तरफ जाएगा ना फिर पिस्टन, उस हिसाब से। मतलब मान के चल रहे हैं कि जो पिस्टन है वहां पे ग्रेविटी कुछ नहीं लग रहा, आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी ओनली यहीं पे लग रही है मास पे। तो वो एक पिस्टन मान ले ऐसे कुछ ना अपने, क्योंकि यूजफुल वर्क निकालना है। बेसिकली है क्या कि ऐसे आप इसको एग्जांपल ना ऐसे समझो, आपको ऐसे ज्यादा अच्छे बेटर समझ में आएगा कि एक पर्सन था, है ना, ए, एक पर्सन है बी अपने पास में, एक पर्सन है सी अपने पास में, एक पर्सन है डी अपने पास में। ये सारे लाइन में खड़े हैं और लाइन लगी हुई है कि आपको एक दिन एग्जाम्स के पहले आपको पेपर मिल रहे हैं, पेपर लीक हो गया ना, तो सारे एक दूसरे के लाइन में खड़े हैं। तो क्या करेगा, जो डी पर्सन है, ये सी ये बी, तो डी पर्सन ने क्या करेगा, सी पर्सन को धक्का दिया, सी ने आगे बी को धक्का दिया, बी ने आगे ए को धक्का दिया। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अपने को जो यूजफुल वर्क है वो तो किसने किया? बी ने किया। हाँ जी, यूजफुल वर्क किसने Yes, किया? sir. बी ने किया। पर एक्चुअली में जो वर्क किया था वो किसने किया था? Yes. डी ने किया था स्टार्टिंग में। वो अपने पास में क्या, नॉन यूजफुल वर्क है, वो अपने पास में क्या नॉन यूजफुल है। मतलब डी ने आगे सी को किया, सी ने बी को किया, बी ने आगे हो गया। अब ये जरूरी भी नहीं कि जो नॉन यूजफुल वर्क है वो सी यूजफुल वर्क के इक्वल हो, है ना। जितना जोर से उसने धक्का मारा वो जरूरी नहीं कि उतना ही जोर से आगे धक्का मारे, वो उसका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है ना। तो यहाँ वही चीज यहाँ पे, जैसे कि इसने कुछ वर्क डन किया, इसकी वजह से ये मास मूव ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये वर्क डन कर रहा है कुछ अपने पास है ना। तो इस वर्क की वजह से ये कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, जिसको अपने क्या बोलेंगे, यूजफुल वर्क। समझ में आया ना क्या कह रहा हूं मैं, यूजफुल वर्क का मीनिंग? Yes, sir. देखो अभी यहाँ पे जो वर्क डन है, यूजफुल वर्क है, वो इसके इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपने पास कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा हो तो फ्रिक्शन का कंज्यूम हो जाएगा वर्क, मतलब जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा ना, ऐसा कुछ। तो इस हिसाब से वो वर्क डन इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है। तो अपने जनरल लेके चलेंगे, अपने को ये नहीं पता कि इक्वल है कि नहीं है। तो आगे चलो, आपको मीनिंग समझाना, तो आप ऐसा ध्यान रखना, जो गिब्स फ्री एनर्जी होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, यूजफुल वर्क डन होता है। गिब्स फ्री एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, यूजफुल वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ आपके पास में ये होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपके पास में क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है। अगर अपने पास में क्या माने, इफ सिस्टम कैन परफॉर्म, if system can perform useful work also,
तो अपने क्या करेंगे, यूजफुल वर्क भी ऐड कर देंगे। पहले तो अपने पास क्या होता था, सिस्टम में ओनली पीवी वर्क होता था, तो ओनली पीवी वर्क लिखता था। अब अपने पास में यूजफुल वर्क भी हो रहा है, तो मैं यूजफुल वर्क को भी ऐड कर दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, du इक्वल्स टू dq प्लस dw ऑफ pv। ये तो पीवी वर्क था जो अपने पास नॉर्मली लिखते हैं, प्लस का यहाँ पे यूजफुल वर्क डन भी ऐड कर दूंगा, d ऑफ यूजफुल वर्क डन। हाँ जी, कर सकता ना ऐसे ऐड, क्योंकि टोटल वर्क लिखना अपने को। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया। और एक रिलेशन ये होता है, आपको पता ही है, इसको आप ऐसे लिख दो थोड़ा सा चेंज करके, dq माइनस का pdv, क्योंकि dw वर्क में कितना माइनस का pdv होता है, प्लस का dw यूजफुल। एक आपके पास ये होता है h इक्वल टू u प्लस pv, एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है ना, h इक्वल टू u प्लस pv, याद है? यस सर। तो dh इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, du प्लस का pdv, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस का vdv, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन बन गई अपने पास में। दोनों इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन इसको दे दो, एक इक्वेशन इसको दे दो। तो फ्रॉम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से du दोनों कॉमन है, वैल्यू उठा के पुट कर दो, आपस में इक्वल कर दो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि जो dh है, dh माइनस का pdv माइनस का vdp इक्वल्स टू dq माइनस का pdv प्लस का dw यूजफुल। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब ये तो वैसा का वैसा रखा मैंने सेम, और इन दोनों को उठा के उस साइड ले गया, लिख सकते हैं ना? हाँ जी बोलो, बोलो। माइनस का पीडी से माइनस पीडी यस सर। पीडी कैंसिल। और कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे अपने पास में क्या होता है, डीपी की वैल्यू 0 होती है, चेंज इन प्रेशर क्या होता है, 0, ये वैल्यू 0 होगी। तो यहां से अपने पास में रिलेशन आ जाएगा dh माइनस का dq इक्वल टू dw यूजफुल। अब अपने को ये पता है कि ds इक्वल्स टू एंट्रोपी क्या होती है, dq अपॉन t होती है। तो dq की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tds लिख सकता हूँ। तो dw यूजफुल इक्वल्स टू dh माइनस का tds। तो यही अपने पास में मेन रिलेशन है, इसी को अपने आगे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो dw यूजफुल तो क्या थी, गिव्स फ्री एनर्जी थी, है ना। यूजफुल वर्क डन को अपने क्या बोलते थे, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स एनर्जी को डिनोट करते हैं g से, g इक्वल टू h माइनस का ts, t इंटू s, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक टर्म लिख लो आप, g यहाँ पे आपके पास में गिव्स फ्री एनर्जी, और h यहाँ पे आपके पास में एंथैल्पी, t आपके पास में है टेम्परेचर, और जो s है वो अपने पास में क्या है, एंट्रोपी, ठीक है। तो ये चार टर्म्स अपने पास में है। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। देखो ऊपर वाले टर्म को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, वो चीज देखो। डिफरेंशिएट करूंगा तो dg इक्वल्स टू क्या बनेगा, dh माइनस का tds और माइनस का sdt, है ना। दो मल्टीप्लाई में तो दो बार होता है, एक बार इसका एक बार इसका, यूवी वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो ये अपने पास में डिफरेंशिएशन आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था ना, क्योंकि टर्म क्या ली थी अपनों ने, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसलिए मैंने इस वैल्यू को क्या कर दिया था, पूरी वैल्यू को 0 कर दिया था। तो ये अपने पास में फॉर्मूला बचा था, dw को dg लिख देंगे और dh था माइनस का tds। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। तो जो dw यूजफुल था उसी को अपने क्या बोलते, हाँ जी बोलो। सर जो फॉर्मूला वो सर जो आपने ब्लू पेन से लिखा है वो है जो ऊपर वाला? मेन जो फॉर्मूला जो यूज होना है वो आगे लिखूंगा मैं अभी। ये आप मतलब ये रिलेशन आया, ये नोट करो, फिर आगे लिखता हूँ मैं मेन जो यूज होने वाला फॉर्मूला। जिस फॉर्म में आपका फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्म लिख देता हूँ अभी, किस फॉर्म में आपका फॉर्मूला यूज होगा।
हाँ जी, कर लिया नोट? यस सर। यस सर। बढ़िया। तो आगे देखो, तो जो आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस का टी डी एस, मतलब एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक, यहाँ पे कहा गया कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको आप डेल्टा की फॉर्म में लिख लो। मतलब आप कहीं भी इस फॉर्मूले को देखो तो डेल्टा की फॉर्म में देखोगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एच। ये फॉर्मूला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी रग रग में बिठा लेना अपनी ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला ना आपके एक ही चैप्टर में यूज नहीं आएगा, हर चैप्टर में यूज आएगा। इस फॉर्मूला का मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। एक तो ये चैप्टर था, ये थर्मोडायनेमिक्स आपका, थर्मोकेमिस्ट्री जो मिक्स है, चलो मान लो। उसके बाद आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम में यूज आएगा। उसके बाद आप 12th क्लास में आओगे, 12th क्लास में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज आएगा। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ो, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज आएगा। मतलब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये। तो इस पे जितने सारे हैशटैग जो अभी आप लगाते हो, है ना, वो सारे को लगा लेना। ऐसे कुछ कैप बना देना, इसकी आंखें बना देना, ऐसे कर देना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है सबसे ज्यादा, मतलब जो ये डेरिवेशन किया ना, इस डेरिवेशन का आप ध्यान रखो या ना रखो कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये वाला जरूर ध्यान रखना जो मैंने तार इतने बनाए हैं। पूरे डेरिवेशन का यूज यही है। सर आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम बना दो सर। अच्छा, वो आता नहीं बनाना यार मेरे को। चलो आगे चलते हैं अपने, बना लेना। आगे देखो, ये अपने पास फॉर्मूला तो आ गया। डेरिवेशन एग्जाम में आती है? नहीं मतलब ये जो डेरिवेशन है वो नहीं आएगी आपके एग्जाम में, क्योंकि 11th क्लास के एग्जाम होने, 11th क्लास वाले तो वैसे भी मतलब इतने मायने नहीं रखते अपने पास में। और बाकी तो अपने पास में क्या आते हैं नॉर्मली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपका रिलेशन ही यूज होगा और कुछ नहीं होगा। जो डेरिवेशन यूज होती है वो आपको बता दूंगा कौन सा, मतलब जो डेरिवेशन होता है ना वो यूज तो कहाँ पे आती है, वो यूज आती है एडवांस के पेपर में। मतलब आपको जेई में या नीट के पेपर तक डेरिवेशन यूज नहीं आएगी। वहां तक आपको ना सिर्फ ये पूछते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट से आपको फॉर्मूला क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन का यूज करके, मतलब क्वेश्चन में सोचना होगा, या तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं, या फिर एंड रिजल्ट पे ही क्वेश्चन आएगा आपको बेसिकली। जो एडवांस का टेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट से चेंज कर दें कुछ ना कुछ वो, और फिर आपका एंड रिजल्ट चेंज हो जाएगा। वो सिर्फ एडवांस, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं और एम्स पे भी नहीं आता। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पास में क्या आते हैं, कम आते हैं वहाँ पे। बाकी सारों में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो डेरिवेशन पे क्वेश्चन इतने आते नहीं है। जैसे कि एडवांस के आपके जो पेपर होता है उसमें बाकी सारे, जैसे आपके नीट की बात की थी, नीट में 180 क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। और उसकी बात की जाए जेईई मेन आप तो चलो 75 आते हैं, पहले 90 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। जबकि एडवांस की बात करो, एडवांस में आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे लगभग 50, 52, 53, 54 इतने क्वेश्चन आते हैं। तो 3 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। 50 क्वेश्चन में भी आप अगर 30 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करे हो तो आपकी रैंक बहुत तगड़ी आ जाती है ना। 30 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो तो एडवांस के ऊपर थोड़ा सा उस हिसाब से होता है। तो उस टाइम आपको बस क्वेश्चन सही करने होते हैं, ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं होता वहां पे। तो आगे चलते हैं अपने, ये रिलेशन ध्यान रखना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एच। तो आगे जो इसका यूज है वो यूज ध्यान रखना कि अगर डेल्टा जी, अगर अपने पास में क्या हो, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इनको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इनको यूज आप ध्यान ही रखना बस। डेल्टा जी इक्वल टू अपने पास में लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसको पूरा लिख लो आप, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 तब अपने पास में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अगर अपने पास में डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है ना,
हाँ जी बताते हैं। आपके पास में जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसा कोई रिएक्शन है, तो रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है कि अपने पास प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन रहा होगा, अपने को वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज डालने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर ये इक्विलिब्रियम है मतलब जितना बी सी बन रहा है अपने पास सी उतना ही वापस कंज्यूम होके ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दोनों तरफ अपने पास में रिएक्शन है। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रही, अपने पास में कुछ ना कुछ जैसे कि प्रेशर यहाँ पे बढ़ा के यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा के अपने को रिएक्शंस करवाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो वो अपने चेक करते हैं डेल्टा जी के हिसाब से, इसलिए मैंने बोला ये चैप्टर क्वेश्चन आपका हर जगह यूज होगा। तो हर चैप्टर में यूज होता है इसका यूज, क्योंकि रिएक्शन पे आ गया ना, और रिएक्शन तो पूरी केमिस्ट्री में आती है। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 तो इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इक्विलिब्रियम वाला तो अपने अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, जो अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे सारे दिन यही बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। बढ़िया। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ना आप ये मान के चलो, अभी तो आपका टारगेट बता देता हूँ। आपका मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए नीट के अंदर मिनिमम 600 नंबर आने चाहिए आपके, मिनिमम से मिनिमम, उसी ऊपर का टारगेट रखो आप अभी के लिए। अभी आपको टाइम है, मेहनत करने के लिए है टाइम, और आप अच्छे लगन से करोगे तो इजीली ला सकते हो, इतना कुछ ज्यादा वो भारी काम भी नहीं है नंबर लाने, है ना। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, स्टार्टिंग में बंदे सारे मेहनत करते हैं, एंड में बंदे सारे मेहनत करते हैं, डिपेंड करता है, तो बीच वाला टाइम डिपेंड करता है ना। जैसे कि बीच का जो टाइम होता है ना, 5-6 मंथ ऐसे निकलते हैं ना, आपको हवा भी नहीं लगेगी मंथ्स की, और आप कहोगे यार 5-6 मंथ निकल गए मैंने कुछ किया भी नहीं, है ना। तो वो मंथ जैसे कि आपका जब 11th खत्म होगी, जब 12th स्टार्ट होगी ना, उस हिसाब से वो लगभग बीच के मंथ्स होंगे, तब आपको ना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पता ही नहीं चला क्या हो गया। तो उन मंथ्स पर जरूर फोकस कर लेना, और कंसिस्टेंसी जरूर रखना 2 साल के लिए। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर रहना, रेगुलर इन द सेंस एक तो डिसिप्लिन के अंदर अपनी कंसिस्टेंसी रखते हैं कि हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। एक होता है कि यार आज मन नहीं करता तो छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे, है ना, वो वैसा मत करना। 2 साल ही तो टाइम लगाना यार, 2 साल टाइम लगा दिया तो आगे पूरी लाइफ सुधर जाएगी। तो कंसिस्टेंसी पूरी रखना, है ना। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए उसको एक बार अवॉइड करना, डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सके, बाकी तो भगवान की मर्जी। जेई में आपके जैसे कि नंबर लाने, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप जैसे 300 का पेपर होता है, तो 300 में से आपको लगभग 200 पे तो फोकस करो कि 200 पे नंबर आए, तो अच्छी रैंक मिलेगी आपको, मतलब अच्छी ब्रांच मिलेगी कॉलेज के अंदर, अच्छी ब्रांच मिले तब अच्छा पढ़ने में मजा आता है, उस हिसाब से 200 पे फोकस करो। वैसे तो कट ऑफ तो लगभग जाती है, लगभग 100 नंबर के आसपास जाती है, 100 या फिर 101, 110 ऐसे कुछ कट ऑफ जाती है। आप क्लियर तो कर जाओगे 100 नंबर पे। जेई में कितने चाहिए होते हैं सर क्वालिफाई करने के लिए? क्वालिफाई करने के लिए तो आपको 100 या 110 नंबर लिया होता है, क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन उस टाइम ना ब्रांच अच्छी नहीं मिल पाएगी आपको, मतलब सिलेक्शन होगा 300 में से सर? हाँ जी। तो आपको क्या करना है, लगभग ऐसे ध्यान रखो कि 200 के आसपास नंबर है। एम्स दिल्ली के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए? एम्स दिल्ली के लिए आपको एम्स टॉप करना पड़ेगा जी, तभी आपको मिलेगा। और एम्स टॉप करने के लिए आप ऐसे मान के चलो कि नीट के अंदर भी आपको टॉप ही करना पड़ेगा। तो नीट में टॉप करने के लिए आपको मिनिमम 660 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। आईआईटी जेई के लिए परसेंटेज, आईआईटी जेई के लिए परसेंटेज नहीं, आईआईटी जेई के लिए आपको मतलब ना पूरा मतलब ऐसा चाहिए कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या कुछ है 11th-12th में, सारा आपके टिप्स पे होना चाहिए, तब आईआईटी जेई होगी। ठीक है जी। तो वो बाद की बातें हैं, अपने वो सारा कुछ 2 साल यही बातें करनी है अपनों ने, ना टेंशन लो। तो अभी तो आप चैप्टर फोकस करो, चैप्टर अच्छा होगा तभी बाकी सारा अच्छा होगा। तो आगे लिखो आप डेल्टा जी बाई फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो आपने इन दो इक्वेशन का यूज करके निकालना क्या वैल्यू आएगी। एक तो डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस का पी डी वी होता है। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ये होता है ना, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस का डी डब्ल्यू माइनस का पी डब्ल्यू लिख दिया इसको मैंने। और एक अपने पास में ये रिलेशन होता था डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस का वी डी पी प्लस का पी डी वी, है ना, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी से उसको डिफरेंशिएट करके। तो इन दो इक्वेशन से आपका डी जी इक्वल टू निकालना क्या नहीं बनता है। ठीक है, डी जी इक्वल्स टू आपका क्या आता है। तो ये आप दो इक्वेशन का यूज करते हैं, आज टाइम कम है, बाकी अपने कल कर लेंगे, थोड़ा सा चैप्टर बचा। इंस्टीट्यूट कदों खुलूगा? इंस्टीट्यूट का तो
नो आइडिया। और वैसे कोड़ा सर को कॉल कर लो, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से आइडिया दे पाएंगे क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूट वही है इस टाइम। और मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख से खुल जाना चाहिए, अगर खुल जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना, नहीं खुला तो थोड़े दिनों बाद खुल जाएगा, मतलब अभी अक्टूबर में खुल जाएगा मेरे हिसाब से। ओके जी, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।